आप सभी का हमारे प्यारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी है, यह जीवन भी अजीब है, समय के साथ बदलता रहता है। रिश्ते बनते हैं, बढ़ते हैं और कभी कभी उनमें हल्की खटास भी आ जाती है। लेकिन जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में अपने रंग बिखेरते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मोहित के घर में। जब उसकी शादी हुई और घर में एक नई सदस्य आई, मोहित की बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी के अनुभव साझा करते हुए बोली, अच्छा हुआ मोहित की शादी हो गई, अब तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। इस पर मोहित खुश होकर बोला, हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। उसकी बहन हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमारे लिए ज़्यादा खुश मत हो, देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ। थोड़ी ही समय में ऐसी बहू आ गई जो पूरे दिन मुझसे लड़ती रहती है। मोहित ने चुटकी लेते हुए कहा, वो तुमसे लड़ती है या तुम उससे लड़ती हो दीदी? उसकी बहन झट से बोली, हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती, जब वो मुझसे लड़ती है तो क्या मैं चुप बैठ जाऊं? मोहित बोला, हाँ थोड़ा तो बताओ, लेकिन मैं हमेशा अपनी सिया को बेटी ही मानूंगा। इस पर उनकी बहन ने उसे समझाया, याद रखना सुदेश, बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। फिर मोहित ने पूछा, वैसे तुम्हारी बहू कहाँ है? तब उसकी बहन सुदेश उन सभी महिलाओं को लेकर अपनी नई बहू सिया के कमरे में पहुंची। सिया ने उन्हें देखते ही कहा, नमस्ते आंटी जी। तभी किसी महिला ने मजाक करते हुए कहा, ओहो, बंदर के हाथ में अंगूर कैसे आ गए? मोहित को इतनी अच्छी बहू कैसे मिल गई? ऐसे ही हंसी मजाक में एक महीना बीत गया और फिर एक दिन मोहित की माँ रसोई में थी। तभी मोहित के पिता आए और बोले, मुझे देर हो रही है दोस्त, वैसे क्या बनाया है नाश्ते में? हलवा बनाया है। सुदेश बोली, थोड़ा रुकिए, अभी गर्म है। तभी मोहित के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पत्नी से प्यार करना बंद कर दें। ऐसा कहकर उन्होंने सुदेश के कंधों पर प्यार से हाथ रखा। तभी पीछे से सिया रसोई में आ गई। यह देखकर मोहित के पिता तुरंत घर से बाहर चले गए और सुदेश शर्म से लाल हो गई। सिया ने अपनी सास को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा। फिर कुछ देर बाद सिया ने कहा, मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे थे। सुदेश ने पूछा, क्या कह रहे थे? सिया बोली, यही कि मेरे आने से आपको एक दूसरे से प्यार करना कम नहीं करना चाहिए। इस पर सुदेश ने हंसकर कहा, चुप कर नालायक। सिया शरारत से बोली, मम्मी जी, हर औरत यही चाहती है कि उसका पति उसे जिंदगी भर प्यार करे। इस पर सुदेश बोली, हाँ तू तो बहुत चालाक है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे बात तो सही है मम्मी जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? सुदेश ने जवाब दिया, पूरे 23 साल। मोहित शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में आ गया था। इस पर सिया शरारत से बोली, तो फिर हलवा गरम गरम ही अच्छा लगता है ना मम्मी जी। इस तरह शादी के 1 महीने के अंदर ही सिया अपनी सास से काफ़ी घुल मिल गई थी और दूसरी तरफ सुदेश भी सिया के आने से काफ़ी खुश रहने लगी थी। फिर उसी शाम सिया ने मजाकिया अंदाज में कहा, सुनो, तुम्हारी मम्मी जी तो पूरी लव बर्ड है, पापा और मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मोहित मुस्कुराया और सिया ने फिर पूछा, एक बात बताओ, अगर बगीचे में इतनी हरियाली थी तो सिर्फ एक ही फूल क्यों खिला? मोहित समझ गया कि सिया क्या कहना चाहती है। उसने हल्की आवाज में कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। अरे दोस्त, पापा ने मम्मी का ध्यान नहीं रखा। फिर थोड़ा रुककर बोला, असल में दिक्कत यह थी कि मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार रहा। फिर उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। हमें भी अच्छा नहीं लगा। मुझे भी हमेशा यही ख्वाहिश रही कि मेरा भी कोई भाई या बहन हो जिससे मैं मस्ती कर सकूं, ढेर सारी बातें कर सकूं। सिया के स्वभाव ने धीरे धीरे पूरे घर का दिल जीत लिया था। फिर एक सुबह जब सिया रसोई की ओर गई तो उसने देखा कि उसकी सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर पड़ोसियों को पता चल गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। हमारे साथ साथ वे सिया और मोहित की ज़िंदगी भी मुश्किल बना देंगे। फ़ोन के दूसरी ओर से आवाज़ आई, तुम फिक्र मत करो, भगवान ने भी हमारे साथ अजीब खेल खेला है, जब चाहा तो दिया और अब। तभी सुदेश बोली, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगी। जो भी करना है जल्दी करना होगा। अगर किसी को गलती से भी पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतना कहकर सुदेश ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। दूसरी ओर उसकी अपनी सास की यह बात सुनकर सिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सिया तुरंत सुदेश के पास गई और उसे अचानक अपने सामने देखकर सुदेश घबरा गई। सिया ने चिंतित स्वर में पूछा,
क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों रहे हैं? सुदेश ने नज़रें चुराते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ, मेरी आंख में कुछ चला गया है। सिया ने गंभीर होते हुए कहा। शायद मैंने सब कुछ सुन लिया है मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। सुदेश ने भर्राए गले से कहा। मुझे माफ़ कर दो सिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो गया। मोहित के बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब यह नामुमकिन है, लेकिन अब न जाने कैसे। सिया ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है मम्मी जी, भगवान के जादू को कौन समझ सकता है? सुदेश ने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं सिया, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, किसी भी हालत में इसे गिरवाना होगा। सिया चौंक गई। लेकिन क्यों मम्मी जी? सुदेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम यह इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा है, लेकिन इस समाज की सोच बहुत छोटी है। लोग बात बनाएंगे, तुम्हारी और मोहित की जिंदगी नरक बना देंगे। मुझे यह बच्चा गिरवाना ही होगा। सिया ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुदेश नहीं मानी। फिर सुदेश डॉक्टर के पास गई। गर्भपात के लिए सभी जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। सुदेश जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम इस गर्भताप को अंजाम नहीं दे सकते। सुदेश घबरा गई। लेकिन क्यों डॉक्टर? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। आपका शरीर यह गर्भपात सहन नहीं कर पाएगा। यह ऑपरेशन आपकी और बच्चे दोनों की जान के लिए खतरा बन सकता है। सुदेश ने आंसुओं में डूबी आवाज़ में कहा। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। यह सुनकर सिया की आंखों भी नम हो गई। डॉक्टर ने सुदेश को बहुत समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तब सिया ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है मम्मी जी, अगर आप इस बच्चे की मां नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे जन्म देकर अपनी संतान मानूंगी। दुनिया इसे मेरा बच्चा समझेगी। वैसे भी भाभी माँ के समान होती है। मैं इस बच्चे की माँ होने का नाटक करूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि आपका है। सिया की इस योजना को सुनकर सुदेश आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर वह चुप रही। अगले ही दिन से सुदेश ने खुद को घर में पूरी तरह बंद कर लिया और सिया ने अपने गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। वह अक्सर मोहल्ले की औरतों के सामने उल्टी करने का नाटक करती, कभी पेट पर हाथ रखकर पीठ सीधी कर खड़ी हो जाती, जिससे सभी को सच में लगने लगा कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि सिया मां बनने वाली है। कुछ महीनों बाद जब पेट दिखने का समय आया तो सिया ने तकिए को अपनी साड़ी के अंदर बांधना शुरू कर दिया ताकि उसका पेट उभरा हुआ लगे। पूरे घर में उसकी देखभाल होने लगी। सुदेश कभी कभी खुद को रोक नहीं पाती और भावुक हो उठती, पर सिया उसे हर बार संभाल लेती। फिर एक दिन जब वह ऐसे ही आराम कर रही थी, तभी पड़ोसन हेमा आ गई और बोली। अरे सुदेश, ऐसे कंबल ओढ़कर क्यों पड़ी हो? क्या हुआ तुम्हें? सुदेश ने खुद को संभालते हुए कहा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही दीदी, उठने का मन नहीं कर रहा। हेमा ने सहानुभूति जताते हुए कहा। अच्छा, तुम आराम करो, मैं बस यह पूछने आई थी कि सिया की गोद भराई कब हो रही है? सिया, जो पास ही बैठी थी, झट से बोली। हाँ आंटी जी, मम्मी कह रही थी कि हम अगले महीने की 20 तारीख को करेंगे। हेमा चौंक गई। अच्छा, तारीख भी तय कर ली और हमें बताया तक नहीं। खैर चलो, अच्छा है, मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत देर तक बात करने के बाद हेमा चली गई। उसके जाते ही सुदेश ने सिया की ओर देखते हुए कहा। तूने यह क्या बोल दिया? गोद भराई होगी? सिया मुस्कुराई। तो क्या मम्मी जी, इस उम्र में आपकी गोद भराई होगी या आप कुएं में कूदेंगी? सुदेश गुस्से से बोली। बस ज़्यादा मत बोलो, कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। सिया ने मुस्कुराकर कहा। मम्मी जी, मैं हर मुसीबत का हल निकाल लूँगी, आप बस देखती जाएं। सिया ने अपनी सास सुदेश को पूरी योजना समझाते हुए कहा। इसलिए मैंने गोद भराई की बात की थी, वरना सिर्फ आंटी जी ही नहीं, पूरे मोहल्ले को शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। सुदेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पर यह कितना बड़ा जोखिम है, अगर किसी को सच पता चल गया तो? सिया ने आत्मविश्वास से कहा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही तरीके से होगा। फिर वह दिन भी आ गया। सब घर में गोद भराई की रस्म होनी थी। घर को अच्छे से सजाया गया था। रिश्तेदार और मोहल्ले की महिलाएं जमा हो चुकी थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। सिया घूंघट ओढ़े सोफे पर बैठी थी। तभी हेमा ने स्नेहा से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। चिंता मत कर बेटी, क्या हुआ? जो सुदेश अभी अस्पताल में है, वो जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगी
और फिर मैं भी तो तेरी सास जैसी ही हूँ। चलो अब रस्म शुरू करते हैं। सब लोग जैसे ही सिया को आशीर्वाद देने आगे बढ़े, तभी पास में खेल रहे बच्चे के हाथ से एक नकली सांप छूटकर सिया और हेमा के पास गिर पड़ा। डर के मारे सिया घबराकर उठ खड़ी हुई और इस हड़बड़ी में उसका घूंघट भी हट गया। देखते ही देखते सारा माहौल सन्नाटे में बदल गया। हेमा चौंक कर बोली, सुदेश तुम पर तो अस्पताल में भर्ती थी और तुम यहाँ सिया की जगह क्यों बैठी हो? वहाँ खड़ी सभी महिलाएं आश्चर्य से सुदेश को देखने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हेमा की नज़र उसके पेट पर गई और वह भी हैरान रह गई। और ये तुम्हारा पेट सुदेश, आखिर माजरा क्या है? सुदेश हड़बड़ाकर कुछ कहने ही वाली थी कि सिया ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी कुछ मत कहिए, अब मैं आप सबको सच्चाई बता दूंगी। यह सच है कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, बल्कि मेरी सासू माँ गर्भवती है। यह सुनते ही चारों तरफ खलबली मच गई। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ महिलाएं आपस में कानाफूसी करने लगी, अरे इस उम्र में माँ बनने वाली है, यह कैसे हो सकता है? तो कोई कहने लगी, क्या जमाना आ गया है, बहू माँ बनने का नाटक कर रही थी और असल में सासू माँ गर्भवती निकली। हेमा गुस्से में बोली, तुम दोनों ने पूरे मोहल्ले को बेवकूफ़ बना दिया। यह क्या तमाशा है? सुदेश के चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन सिया ने ठान लिया था कि अब वह अपनी सासू माँ को इस अपमान से बचाएगी। उसने आत्मविश्वास से कहा, हेमा आंटी, अगर एक बुजुर्ग पुरुष पिता बन सकता है तो एक औरत माँ क्यों नहीं बन सकती? क्या माँ बनने की कोई उम्र होती है? सब लोग सिया की बात सुनकर सोच में पड़ गए। तभी किसी ने कहा, लेकिन इस बात को छिपाने की क्या जरूरत थी? सिया ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि यह समाज हमेशा औरतों को ही दोष देता है। कोई मर्द 60 साल की उम्र में बाप बन जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर किसी औरत के गर्भवती होने की खबर आए तो पूरा समाज उसे ताने देने लगता है। कुछ महिलाएं उसकी बात से सहमत दिखी, लेकिन कुछ अभी भी असमंजस में थी। तभी सुदेश ने धीरे से कहा, मुझे डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने बेटे मोहित और इस परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, लेकिन जब मुझे अचानक पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं घबरा गई। समाज क्या कहेगा, यह सोचकर मैंने इसे छिपाने की कोशिश की। सिया ने अपनी सास का हाथ थामते हुए कहा, मम्मी जी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। माँ बनना कोई अपराध नहीं है, यह तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। कुछ देर की चुप्पी के बाद हेमा ने गहरी सांस ली और कहा, बात तो सही है, अगर भगवान ने संतान सुख दिया है तो उसे अपनाने में कैसी शर्म। धीरे धीरे सबकी सोच बदलने लगी। जो लोग पहले ताने कस रहे थे वही अब सुरेश को बधाइयाँ देने लगे। घर का माहौल जो कुछ देर पहले तनावपूर्ण था वह फिर से उत्सव में बदल गया। सुरेश की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू डर या शर्म के नहीं बल्कि खुशी और राहत के थे। उसने सिया को गले लगाते हुए कहा, अगर तू न होती तो मैं शायद कभी यह हिम्मत नहीं कर पाती। सिया ने मुस्कुराकर कहा, आपको हिम्मत देने के लिए ही तो बहुएं होती हैं। सिया की बात सुनकर वहां मौजूद सभी महिलाएं अवाक रह गई। कोई सुरेश के झुके चेहरे को देख रहा था तो कोई उसके उभरे पेट की ओर। तभी एक महिला गुस्से में बोल पड़ी, हमें इस नाटक में शामिल करने से पहले एक बार तो सोचा होता। कितनी शर्मनाक बात है। तभी सिया ने बिना किसी डर के कहा, शर्मनाक बात क्या है आंटी? क्या मेरी मम्मी जी, क्या गर्भवती होना गलत है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक सास है उन्हें अपनी खुशियों का अधिकार नहीं? पूरा मोहल्ला में सन्नाटा छा गया। कोई भी सिया के आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर एक औरत ने कटाक्ष किया, अरे बेटी, जब बहू आ जाती है तो माँ बाप को त्याग करना पड़ता है। ये कौन सा जमाना आ गया कि सास माँ बनने चली? सिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यही तो समस्या है आप लोगों की सोच। शादी के बाद भी मर्द दूसरी शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन औरत अगर माँ बन जाए तो हाय तौबा मच जाती है। मेरी मम्मी जी ने कोई अपराध नहीं किया। अगर भगवान ने उन्हें यह तोहफा दिया है तो इसमें गलत क्या है? कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगी, पर यह समाज क्या कहेगा? तभी सिया ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, समाज को बस बातें बनानी आती है। जब मेरी मम्मी जी माँ बनने की खुशी नहीं मना सकती तो फिर किसी को क्या हक है उनकी खुशियों पर सवाल उठाने का? कुछ महिलाएं असमंजस में पड़ गई, लेकिन कुछ
अभी भी ताने मारने के बाजे नहीं आ रही थी। तभी सिया ने ठान लिया कि अब वह कोई और अपमान नहीं सहेगी। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे भी हमसे रिश्ता तोड़ना है वह अभी जा सकता है, लेकिन याद रखना, आज अगर मेरी मम्मी जी के लिए आप यह रखते हैं तो कल आपके घर की औरतों के साथ भी ऐसा हो सकता है। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी के पास सिया की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी सुदेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, सिया बेटा, मैंने तो हमेशा सोचा था कि यह दुनिया मुझे ताने ही देगी, लेकिन तूने जिस तरह से मेरा साथ दिया उसने मेरी सारी चिंताएं खत्म कर दी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, अगर मैं आपकी बहू तो क्या हुआ, एक बेटी की तरह हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। तभी मोहित भी वहां आ गया। उसने पूरी बात सुन ली थी। वह आगे बढ़कर अपनी माँ के पास आया और उनके सिर पर हाथ रखकर बोला, मम्मी जी, मुझे आप पर गर्व है। पहले जब आपने बताया था तो मैं भी समाज के डर से डर गया था, लेकिन आज सिया ने जो कहा उसने मेरी आंखें खोल दी। जब भगवान ने आपको यह खुशी दी है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। सुदेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मोहित और सिया को गले से लगा लिया। वहां मौजूद कुछ महिलाएं धीरे धीरे उनके पक्ष में आने लगी। सिया सच कह रही है, अगर भगवान ने सुदेश को यह खुशी दी है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जहां पहले ताने कसने वाली औरतें खड़ी थी, वही अब वे सुदेश को बधाई देने लगी। किसी ने मिठाई मंगवाने को कहा तो किसी ने गोद भराई की रस्म दोबारा करने का सुझाव दिया। सुदेश ने भावुक होकर सिया की ओर देखा और कहा, अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो मैं शायद यह लड़ाई नहीं लड़ पाती। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब हेमा ने सुदेश की गोद भराई पूरे हर्षोल्लास के साथ की। यह पहली बार था जब किसी सास की गोद भराई उसकी बहू ने कराई थी। पूरे मोहल्ले में यह चर्चा का विषय बन गया कि कैसे सिया ने अपनी सास के लिए समाज की परवाह किए बिना खड़े होकर उसे सम्मान दिलाया। सभी महिलाओं ने सुदेश को बधाइयाँ दी। कुछ ने तो यह भी कहा कि काश उनकी बहू भी ऐसी होती। मोहित ने सिया की ओर गर्व से देखा और कहा, सिया, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम था। सच में तुम्हारे जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। सिया मुस्कुराई और बोली, मैं बहू नहीं बेटी हूँ। तभी हेमा ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे अब तो तुम्हारे 2 नहीं 3 बच्चे हो गए। सुदेश जी, आपकी बेटी भी, बेटा भी और अब एक और छोटा मेहमान भी आने वाला है। यह सुनकर सब हंस पड़े और सुदेश ने सिया को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सिया की जिम्मेदारियां पहले से बढ़ गई। अब उसे न सिर्फ घर की देखभाल करनी थी बल्कि सुदेश का भी पूरा ध्यान रखना था। मोहित भी जब तक सिया की मदद करता, लेकिन कुछ आदतें ऐसी थी जो बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन दोपहर में मोनिका रसोई में आटा निकालकर प्लेट में रख चुकी थी। तभी सुदेश ने आवाज़ लगाई, मोनिका, आटा तो निकाल लिया, क्या अब इसे अगले साल गूंथेगी? मोनिका झुंझलाकर बोली, बस मम्मी जी, अभी गूंथ ही रही थी, फ्रिज में रखने वाली थी। तभी मोहित कमरे में आवाज़ लगाकर बोला, मोनिका, रोटी बन जाए तो मेरे कमरे में दे देना, मेरा फेवरेट शो आ रहा है। मोनिका ने गुस्से में आटा गूंथा और जल्दी जल्दी रोटियां बेलने लगी। इतने में सुदेश फिर से बोल पड़ी, मोनिका, तूने तो रोटी सेकी या नहीं? मोनिका गहरी सांस लेकर बोली, ला रही हूँ मम्मी जी। वह थाली लेकर गई और सुरेश को परोस दिया। तभी सुरेश बोली, दाल में नमक थोड़ा कम है, जरा नमक तो ला। मोनिका ने चिढ़ते हुए नमक लाकर रख दिया और जैसे ही 2 मिनट बैठी, मोहित फिर से चिल्लाया, मोनिका, मेरा टिफिन पैक कर दिया? मोनिका ने जबरदस्ती मुस्कुराकर लाते हुए कहा, हाँ, बस सलाद रख रही हूँ। तभी सुदेश ने फिर कहा, मोनिका, चाय बना दे बेटा। अब मोनिका का सबर जवाब दे रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और तेज स्वर में बोली, क्या मैं कोई मशीन हूँ जो दिन भर सिर्फ काम ही करती रहूँ? कभी कभी आप लोग खुद से भी कुछ कर सकते हैं। मोहित को यह सुनकर बुरा लगा। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बस चाय ही तो मांगी थी। मोनिका ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, और सुबह से जितने काम कहे वो सब तो गिन ही नहीं रहे। तभी सिया
वहाँ आ गई और मोनिका को शांत करते हुए बोली, देखो मोनिका, हर किसी का गुस्सा सही होता है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। मुझे पता है कि तुम थक जाती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस घर में कुछ बदलाव ला सकती हो। मोनिका ने सवालिया नज़रों से देखा। कैसे? सिया मुस्कुराई और बोली, आज से तुम जो भी काम करोगी उसमें बाकी लोगों को भी शामिल करोगी। थोड़ा थोड़ा सबको खुद के काम करने की आदत डालनी होगी। मोनिका ने सोचा और फिर हामी भर दी। ठीक है सिया दीदी, अब से सबको अपना काम खुद करना होगा। अगले दिन जब मोहित ने फिर चाय मांगी तो मोनिका ने कहा, आज से तुम्हारी चाय तुम खुद बनाओगे। मोहित ने चौंक कर देखा, क्या? लेकिन सुदेश ने भी मोनिका का साथ दिया। हाँ बेटा, अब थोड़ा थोड़ा काम खुद करना सीखो। मोहित ने मने ढंग से चाय बनाई, लेकिन धीरे धीरे घर में यह बदलाव आने लगा कि हर कोई अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगा। सिया ने मोनिका को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, बदलाव लाने के लिए बस एक कदम उठाना पड़ता है। मोनिका ने जैसे ही देखा कि घर में सभी उसकी सास सुदेश का कितना ध्यान रख रहे हैं, उसे लगा कि अगर वह भी ऐसा कुछ कर सके तो उसे भी आराम मिल सकता है। उसने सोचा, हर कोई गर्भवती बहू का कितना ख्याल रखता है। अगर मैं भी झूठ बोल दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो घर का कोई भी काम मुझसे नहीं करवाएगा और मैं मज़े से आराम कर सकूंगी। उसने यह सोचकर खुद को बीमार दिखाने का नाटक करना शुरू कर दिया। एक शाम वह अचानक अपने सिर पर हाथ रखते हुए कराने लगी, मम्मी जी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मतली भी हो रही है। सुदेश तुरंत घबरा गई। अरे मोनिका, ये सब तो गर्भवती होने के लक्षण होते हैं कहीं तुम। मोनिका ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने माँ को फ़ोन किया था, उन्होंने भी यही कहा कि यह खुशी की बात है। यह सुनकर सुदेश बेहद खुश हो गई और तुरंत मोहित को बताया, मोनिका माँ बनने वाली है। मोहित खुशी से झूम उठा। सच में मोनिका? उसने झूठी शर्माते हुए सिर हिला दिया। अब तो पूरा घर मोनिका की सेवा में जुट गया। वह पूरे दिन बिस्तर पर आराम से लेटी रहती, उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहता। यहाँ तक कि मोहित भी उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगा। सिया ने जब यह सुना तो वह थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि शायद मोनिका सच में माँ बनने वाली है। एक दिन मोनिका कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रही थी कि अचानक सिर पकड़कर बैठ गई। सुदेश ने देखा तो दौड़कर आई। अरे मोनिका, क्या हुआ? सिर क्यों पकड़ रखा है? मोनिका ने थकी आवाज़ में कहा, मम्मी जी, बहुत भारी लग रहा है। मशीन में कपड़े डाल दिए हैं लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही। सुदेश ने तुरंत कहा, अरे छोड़ो, मैं कर लूँगी, तुम जाओ आराम करो। मोनिका ने मन ही मन सोचा, वाह, काम से बचने का कितना बढ़िया तरीका है। अब तो उसने पूरा फ़ायदा उठाने की ठान ली। रात को सुदेश ने कहा, बेटा, रात के खाने में मेथी के आलू बना लो। मोनिका तुरंत सिर पर हाथ रखकर बोली, मम्मी जी, थकान हो रही है, थोड़ा आराम कर लूँ। सुदेश ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, तुम तो बस आराम करो। मोनिका को अब पूरा यकीन हो गया कि उसकी योजना सफल हो गई है। कुछ दिनों बाद सुदेश ने कहा, अब तो 3 महीने पूरे हो गए, तुम्हें चेकअप के लिए जाना चाहिए, डॉक्टर ने कन्फर्म करवा लो। यह सुनकर मोनिका के होश उड़ गए। वह सोचने लगी, अब क्या करूं? अगर डॉक्टर के पास गई तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसने बहाना बनाया, मम्मी जी, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। लेकिन सुदेश ने कहा, नहीं बेटा, यह बहुत ज़रूरी है, कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। अब मोनिका पूरी तरह घबरा गई थी। उसने किसी भी तरह इस झूठ को बनाए रखने का फैसला किया। उसने सोच लिया कि अगर सच्चाई सामने आई तो घर में उसकी बहुत बदनामी होगी। अब वह किसी तरह इस झूठ को बचाने के लिए नए नए बहाने बनाने लगी। मोनिका ने सोचा कि अगर वह खुद दुपट्टे से अपने पेट को ढक ले तो किसी को शक नहीं होगा। लेकिन तभी सुदेश ने पूछ लिया, बेटा, कहाँ जा रही हो? मोनिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मम्मी, कुछ दोस्त क्लब में पार्टी दे रहे हैं, वहीं जा रही हूँ। सुदेश ने तुरंत मना कर दिया, बेटा, अभी तुम्हारा 3रा महीना चल रहा है,
भीड़ भाड़ में जाना ठीक नहीं रहेगा। 9 महीने तक बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मोनिका को झुंझलाहट हुई। काश मैंने यह झूठ न बोला होता तो मैं भी पारस के साथ पार्टी में जा सकती थी, लेकिन अब तो बस मम्मी जी की बात सुननी पड़ेगी। दिन बीतते जा रहे थे और मोनिका धीरे धीरे खाली बैठने की आदी हो रही थी। एक शाम घर में चर्चा हो रही थी, कल्याणी अब तो पायल की शादी पक्की हो गई है, हमें सहारनपुर जाना होगा। भाई साहब ने सगाई का फंक्शन इसी सोमवार रख दिया है। सुरेश ने कहा, अगर जाना ही है तो ठीक है, मैं माला को बुला लेती हूँ, वह बहू के पास रुक जाएगी। पारस भी हमारे साथ ही चलेगा, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। मोनिका को यह सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, मम्मी जी मेरा भी मन है पायल की सगाई में जाने का। मेरी शादी के बाद यह पहला पारिवारिक फंक्शन है। लेकिन सुरेश ने साफ मना कर दिया, नहीं मोनिका बहू, तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यह तुम्हारा पहला बच्चा है, यात्रा करना सही नहीं रहेगा। वैसे भी तुम खुद कहती हो कि तुम्हें सिर दर्द और चक्कर आते हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम घर पर आराम करो, हम सब फंक्शन में जा रहे हैं। तुम माला को बुला लो, वह तुम्हारे पास रुक जाएगी। मोनिका मन ही मन खिंच गई। अब क्या करूं? ये लोग मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पूरे 9 महीने घर में ही कैद रहना पड़ेगा, और अगर 1 महीने बाद इन्हें सच्चाई पता चली तो बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं अब जाऊंगी, मैं अब घूमूंगी, किसी भी तरह से इस झूठ को निभाना पड़ेगा। उसने ठान लिया कि अब उसे कोई नया तरीका सोचना होगा जिससे वह बाहर जाकर खुलकर जी सके। मोनिका ने तुरंत कहा, हम भविष्य की चिंता बाद में करेंगे मम्मी, अभी मुझे इस फंक्शन में जाने दें। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, आपके बिना मेरा यह मन नहीं लगेगा। चिंता मत करें, मैं कार भी संभल कर चलाऊंगी। कल्याणी ने सुरेश से कहा, अगर बहू इतनी जिद कर रही है तो शायद इसे ले जाना सही रहेगा। ऐसी स्थिति में मन की इच्छा को दबाना ठीक नहीं होता, वरना मन में ही घुटन रह जाती है और कोई अनहोनी हो जाए तो चिंता और बढ़ जाती है। सुदेश थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, ठीक है बहू, पर ध्यान रखना कोई ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सब तैयार होकर फंक्शन में जाने के लिए निकल पड़े। मोनिका बाहर से खुश दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत तनाव हो रहा था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। फंक्शन में पहुंचते ही मोनिका भी बाकी सभी की तरह गतिविधियों में शामिल होने लगी। कभी स्टेज के पास जाकर तस्वीरें खिंचवा रही थी तो कभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से हंसी मजाक कर रही थी। तभी कल्याणी ने उसे टोका, मोनिका मैंने तुम्हें मना कर दिया था ना कि ज़्यादा दौड़ भाग मत करना, बार बार डीजे फ्लोर पर जाने की क्या ज़रूरत है। मोनिका को कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने झट से कह दिया, मम्मी आशा भाभी ज़बरदस्ती खींच कर ले गई थी, इसलिए बस थोड़ी देर डांस कर लिया। कल्याणी ने ध्यान से मोनिका को देखा और मन ही मन सोचने लगी, मोनिका को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वह तीसरे महीने में है। न कोई सुस्ती न कोई थकान, उल्टा यह तो पूरे जोश से डांस कर रही है जैसे कुछ ही न हो। तभी एक और रिश्तेदार बोली, भाभी कितनी बार समझाया है कि शुरुआती दिनों में बहुत संभल कर रहना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। मोनिका यह सब सुनकर अंदर ही अंदर झल्ला रही थी। ये लोग मुझे खुलकर एंजॉय भी नहीं करने दे रहे। इस झूठ की वजह से हर बात में सावधानी बरतनी पड़ रही है। अगर अब मैं आशा भाभी के साथ फिर से डांस करने गई तो मम्मी जी फिर से मना कर देंगी। क्या करूं, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। उसने सोचा कि वह कुछ हल्का फुल्का खा ले ताकि उसका ध्यान थोड़ा हटे। वह फल खाने के लिए गई और जैसे ही एक कटोरी में फलों का सलाद लिया और खाने लगी, तभी सुरेश की नज़र पड़ गई। वह तुरंत बोल पड़ी, मोनिका तुम क्या कर रही हो? तुम पपीता खा रही हो। तुम्हें पता भी है कि पपीता गर्भवती महिलाओं के लिए कितना हानिकारक होता है। मोनिका घबरा गई, मम्मी जी मैं तो बस थोड़ा सा ही खा रही थी, मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए। सुरेश ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, 9 महीने तक मुझे तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी। इसी वजह से मैं तुम्हें फंक्शन में लाना नहीं चाहती थी। तभी पायल ने दूर से आवाज़ लगाई, मोनिका भाभी इधर आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुरेश ने झट से कहा, मोनिका ये पपीता खाना बंद करो और जाओ, पायल तुम्हें बुला रही है। मोनिका राहत की सांस लेते हुए वहाँ से निकलने लगी, लेकिन उसके कदमों में हल्की घबराहट थी। जैसे ही वह पायल के
पास पहुंची। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मुझे आपके साथ एक तस्वीर खिंचवानी है, आइए ना। मोनिका ने सोचा, शुक्र है कुछ और नहीं निकला, बस फोटो ही खिंचवानी है। जब पायल के साथ स्टेज की ओर बढ़ी तभी पीछे से किसी ने मजाक में कहा, अरे मोनिका भाभी तो एकदम एक्टिव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि। और बात अधूरी छोड़कर हंसने लगी। मोनिका को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या लोगों को सच शक होने लगा था? क्या कोई उसकी सच्चाई भांप गया था? उसने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और तस्वीर खिंचवाने की, लेकिन अब उसका मन बेचैन हो गया था। उसे लगने लगा कि ज़्यादा दिन तक वह इस झूठ को छिपाकर नहीं रख पाएगी। अब उसे कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन अचानक उसकी पोल खुल जाएगी और वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। अचानक मोनिका को चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मोनिका बहू, क्या हुआ? सुदेश घबरा गई। पारस पारस के पापा जल्दी आओ, मोनिका बहुत बेहोश हो गई है। सब घबरा गए। कल्याणी घुटनों के बल बैठ गई। मैंने कितनी बार मना किया था कि इस हालत में सफ़र मत करो, पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। पारस ने घबराते हुए कहा, माँ यह वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, पहले मोनिका को होश में लाने की कोशिश करते हैं। पायल ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आंटी, हमें बहुत आपकी ज़रूरत है, कृपया जल्दी आइए। कुछ देर बाद डॉक्टर आई। उन्होंने मोनिका की जांच की और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यह कमजोरी और थकावट के कारण हुआ है। मोनिका जी, यह आपका तीसरा महीना है, बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मोनिका को होश आने लगा। उसने सुना कि डॉक्टर कुछ कह रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। क्या डॉक्टर, आपने क्या कहा? मोनिका चौंक गई। सुदेश ने हैरानी से पूछा, मोनिका बहू तुम ये कैसा सवाल पूछ रही हो? मोनिका संभलते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, शायद इंजेक्शन का असर है, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। अगले दिन पायल की सगाई के बाद सब लोग दिल्ली लौट आए। घर पहुंचते ही सुरेश ने नौकरानी से कहा, देखो घर के सारे कामों का ध्यान रखना, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, कपड़े, सब कुछ। मेरी बहू को अब कोई काम नहीं करना चाहिए। पारस के पापा खिलखिलाते हुए बोले, और सुनो, ये खिलौने और छोटे छोटे कपड़े किसके लिए लाए हैं? भाई मैं दादा बनने वाला हूँ, यह छोटी बात नहीं है। पारस ने प्यार से मोनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। मैं ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले रहा हूँ ताकि तुम्हारी देखभाल कर सकूँ। मोनिका हैरान थी, यह सब अचानक कैसे हो गया? उसने तो झूठ बोला था, लेकिन भगवान ने उसकी झूठी बात को सच कर दिया। सुदेश ने आगे बढ़कर कहा, मोनिका बहू, मैंने तुम्हारी पसंद का नया घर तैयार करवा दिया है। आज तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाए हैं, और देखो ये कच्चे आम और इमली तुम्हारी पसंद की हैं, रोज सब्जी वाला तुम्हें लाकर देगा। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, यह कैसा खेल था? मैंने तो झूठ बोला था, लेकिन आपने सच में मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे दिया। मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है। मैं बस हल्की सी अस्वस्थ हुई और सब मेरे लिए भाग दौड़ करने लगे। मोनिका दौड़कर सुदेश से लिपट गई। मम्मी जी, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? आज माँ की बहुत याद आ रही है। सुदेश की आंखें में भी नमी थी। ये भी कोई पूछने की बात है? आओ जल्दी से गले लगो मेरी बच्ची। मोनिका ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। अब आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म राजमा चावल परोसती हूँ, जी भरकर खाओ। अब तुम्हें खुद का और इस आने वाले नन्हे मेहमान का भी ख्याल रखना है। मोनिका मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मी जी। दुनिया की सबसे प्यारी सास। घर में हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन हमारे साथ अनपेक्षित रूप से अच्छा कर देता है। जो चीज़ें हम झूठ बोलकर पाना चाहते हैं, हो सकता है कि किस्मत हमें सच में वही खुशी दे दे। मोनिका ने अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोला था, लेकिन भगवान ने उसे मातृत्व का असली आनंद दे दिया। इसलिए जीवन में सच्चाई अपनाना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे लिए सही होता है वह अपने आप हमारे पास आ ही जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।